दक्षिण गंगा, भारती, मैत्री, हिमाद्री। एंड दक्षिण गंगा जो है वो अभी इट हैज बीन ओनली बीइंग यूज्ड फॉर सप्लाई। तो वो रिसर्च पर्पसेस के लिए दक्षिण गंगा हैज बीन क्लोज डाउन, बस वो सप्लाई सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये वाले जो है एक्टिव है। सो एसेंशियली इट कैन एक्ट एज अ वेयर हाउस। कुछ भी यहाँ पे चाहिए तो वहाँ स्टोर कर दिया, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करते रहे। देन हिमाद्री वाला स्टेशन जो है, इट इज नॉट इन आर्कटिक, ये आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है, बट इट इज इन, यहाँ पे हमने लिखा है नॉर्वे में है। सो नॉर्वे के ऊपर वी हैव अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, आर्कीपेलागो है। दिस इज नोन एज द स्वालबार्ड आर्कीपेलागो। सॉरी, ये स्वालबार्ड आर्कीपेलागो, SVALBARD। इसमें एक आइलैंड है विच इज स्पिट्सबर्जन आइलैंड। So you should know which one is the archipelago, which is the island. Spitsbergen Island में there was also a global seed vault. वो पिछले साल की न्यूज़ है, तो उसमें इंडिया ने भी कुछ सीड्स रखे थे। So बहुत सारे सीड्स पूरे वर्ल्ड से कलेक्ट करके वहाँ रख दिए कि कल कुछ अगर कैलामिटी होती है एंड आवर सीड्स गेट डिस्ट्रॉयड, तो वहाँ से यूज करके दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आई थिंक एक लद्दाख में भी बनाया गया है, तो उसका नाम आप देख लो और कुछ उसका स्पेसिफिक नाम है। नाउ पॉइंट 83 में आपको देखना है कि वयोश्रेष्ठ सम्मान है, लास्ट लाइन है वयोश्रेष्ठ सम्मान। सो व्हाट इज दैट रिलेटेड टू, और ये अवार्ड बस सिंपल है कि एल्डरली के लिए अवार्ड है। देन पॉइंट 88, ये जो फंड है, दिस इंक्लूड्स बोथ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। फिफ्थ लास्ट पॉइंट है, फोर्थ लास्ट पॉइंट, ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड एंड स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स भी ये करता है फंड। ग्रीनफील्ड मींस अ न्यू प्रोजेक्ट, बिल्कुल नया से स्टार्ट करें। ब्राउनफील्ड एंड स्टॉल्ड एक तरह से लिंक्ड है। ब्राउनफील्ड है कि काम हुआ था अब बीच में रुका हुआ है या उसकी रिपेयर करनी है। स्टॉल्ड विल भी कि अटक गया किसी वजह से, क्लियरेंस नहीं मिली, फंड्स खत्म हो गए कंपनी के पास। तो NIAF का मेन पर्पस है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना। So it will not directly invest in the project, it is a banker's bank. तो ये किसी और बैंक ने जो आगे लोन दिया है उस बैंक को ये फंड देगा कि आप उस लोन को रिवाइव करो फिर से। एंड वो प्रोजेक्ट्स खुद से डिसाइड करेगा कि हमें रोड वाले प्रोजेक्ट्स में ही करना है, तो उन्हीं बैंक्स को आइडेंटिफाई करेगा जिन्होंने रोड वालों को लोन दिया है, एंड फिर वो उन बैंक्स में से अपना क्राइटेरिया के बेसिस पे उनको फंड्स दे देगा। सर सेबी रेगुलेशन वाले कौन कौन से फंड्स होते हैं, मतलब इज देयर एनी क्राइटेरिया जिसमें हम, जैसे 4 रेगुलेटरी बॉडीज हैं मेजर, ओके, ऐसा कुछ है ना? जैसे सेबी, RBI, ट्राई, ऐसे बोल रहे हो? फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज, IRDA, PFDA और प्रोविडेंट फंड होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, सेबी एंड RBI। यस सर। तो सेबी किस को रेगुलेट करता है, किस फील्ड के फाइनेंसेस को रेगुलेट करता है? इज देयर एनी डेफिनेशन? नहीं, ऐसा कुछ आई हैवंट कम अक्रॉस एनी सच थिंग। वो आप जनरली देख सकते हो कुछ कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है या शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है तो सेबी में आएगा। और यही आप ऐसे ही है, और कोई ऑफिशियल तो मुझे ऐसा ध्यान नहीं है। देन सो ये डॉक्यूमेंट हमारा खत्म हो गया। देन वी हैव दी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नहीं, लोकल गवर्नेंस। इसमें ज़्यादा मतलब एक्सप्लेनेशन का इतना है नहीं है। सो आई विल अगेन पॉइंट आउट द मेजर थिंग्स जो आपको याद रखनी है। सो फॉर द पंचायत राज इलेक्शंस, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर
to form a body for carrying out the Panchayati Raj elections. And courts do not have any jurisdiction over such elections. वो सेम है जो हमारा इलेक्शन कमीशन में भी यही प्रोविजन होती है. इसमें इतना ही है, बाकी आपको सब आते ही हो गया, आप पढ़ सकते हो, कुछ एक्सप्लेन वाला है नहीं. और सेकेंड स्टेट इलेक्शन कमीशन. इसमें आपको देखना है कि इसको अपॉइंट कौन करता है. गवर्नर अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट नहीं करता है. इसको रिमूव कौन करता है वो भी आपको देखना है. हाँ, सो ये कंफ्यूजिंग सी चीज़ है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी. सिमिलरली यू हैव दी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. तो कौन अपॉइंट करता है? हाँ, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. एंड सो दिस पर्सन इज रिमूव्ड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट. तो इसमें जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस का रिमूवल प्रोसेस सेम है, बट इसमें स्पेसिफिकली लिखा हाई कोर्ट जज. देन स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ लोकल बॉडीज के इलेक्शंस करवाता है, वो उसमें कुछ इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं है, ये याद रखना है. देन नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान. तो इसका पहले नाम था पंचायत सशक्तिकरण. तो उससे हम ये ध्यान रख सकते हैं, इसका मेन पर्पस था लोकल बॉडीज जो है उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है, उनको एम्पावर करना है. एंड लोकल, अर्बन लोकल नहीं, रूरल लोकल. सो एंड दिस एक्सटेंड्स टू ऑल स्टेट्स. एंड इसका मेन थ्रस्ट मिशन अंत्योदया पे, एंड जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का प्रोग्राम था उस पे होगा. तो जब सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे ये, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, अवेयरनेस जनरेट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि पंचायत के थ्रू आप खुद डिसीजन ले सकते हो. सो दैट इज हाउ इट विल बिकम मोर एम्पावर्ड. देन जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें 3 टियर सिस्टम होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद. ये आप बट उसमें एक प्रोविजन है दैट जो सेकेंड लेवल ऑफ पंचायत समिति है दैट कैन बी डन अवे विद इफ योर पॉपुलेशन इज लेस देन 20 लाख. तो वो 20 लाख नंबर आपको याद रखना है. एंड अरुणाचल प्रदेश ने जो अपना सेकेंड टियर था उसको हटा दिया है, तो उसमें टोटल 2 टियर ही बचे, जिला परिषद और ग्राम पंचायत. सिमिलरली जो और कितनी 2 टियर वाली गवर्नमेंट्स हैं वो आप ये याद करना पड़ेगा. एंड ये सब चीज़ें याद करने के लिए आप कुछ एब्रीविएशन बना सकते हो. तो जैसे एब्रीविएशन कुछ हो सकता है MSJ, अब ये बहुत ही वियर्ड सा तरीका याद करने का. वी नो कि MSG एक मूवी आई थी एंड वी नो DDLJ भी एक मूवी है. सो आपने ऐसे कुछ सोच के एब्रीविएशन बना लो, जितना वियर्ड होगा उतना और याद रहेगा आपको अच्छे से. सिमिलरली एक इसके लिए भी फॉर्मूला होता है कि हाउ मेनी स्टेट्स हैव द डबल लेजिस्लेचर सिस्टम, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो वो किस किस स्टेट में है उसके लिए भी कुछ फॉर्मूला है. तो वो आप नेट पे देख लो एक बार, आई डोंट रिमेम्बर दैट. उसमें वैसे ये है कि जो स्टेट्स बाइफर्केट हुई हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड झारखंड, एंड आई थिंक यूपी उत्तराखंड का नहीं है शायद, MP छत्तीसगढ़, इन सब का है शायद डुअल लेजिस्लेचर. राजस्थान में भी है. नहीं, यूपी का है, बट याद करने के लिए इन दोनों का है जो नई से बाइफर्केट है. JNK भी है. देन नेक्स्ट इज दी 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो स्कीम. सो इसमें आपको स्टेट याद रखनी, हरियाणा में है. एंड 7 रेनबो स्कीम है इंद्रधनुष. 7 पैरामीटर्स हैं. तो उनके बेसिस पे पंचायत की रैंकिंग की जाएगी कि आपका परफॉर्मेंस क्या है. रिलेटेड टू दिस यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द इंद्रधनुष स्कीम जो बैंकिंग से रिलेटेड थी. सर इंद्रधनुष में 2-3 चीजों के लिए है, एक वैक्सीनेशन के लिए भी है. तो वो आप सारे नोट डाउन कर लो कि जस्ट गो थ्रू देम वंस. देन सबकी योजना सबका विकास, पॉइंट F. सो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में यू ऑल्सो गो थ्रू दी डेवोल्यूशन इंडेक्स. एक डेवोल्यूशन इंडेक्स है, वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लेके आते हैं, विच रैंक स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवोल्यूशन टू लोकल बॉडीज.
किसने सबसे ज़्यादा किया है उसको अच्छा रैंक मिलता है. केरला एज ऑफ नाउ आई थिंक हैज़ द बेस्ट रैंक इन दैट. देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये पूरा स्टैटिक पार्ट है. देन इसमें एक प्रोविजन इसमें ये रहती है कि इट इज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वॉलंटरी, डेमोक्रेटिक, ऑटोनॉमस एंड प्रोफेशनल कोऑपरेटिव्स. ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो इसको आप वही जैसे एब्रीविएशन है तो वी डैप करके एब्रीविएशन बना सकते हैं. वॉलंटरी, डेमोक्रेटिक, ऑटोनॉमस एंड प्रोफेशनल. सो यूज दिस टेक्निक प्रीलिम्स में, मेंस में भी आप करो, बट प्रीलिम्स में तो कोई ना कोई ऐसी टेक्निक आप यूज करके याद रखो. देन नेक्स्ट इज द ट्रिब्यूनल सेक्शन. सो इसमें जो ट्रिब्यूनल्स का सेक्शन है दैट इज पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 2 आर्टिकल्स हैं, 323A एंड 323B. एंड ये अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था, ओरिजिनली नहीं था. एंड जो 323A टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, 323B टॉक्स अबाउट अदर ट्रिब्यूनल्स. देन जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इज दैट स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल? हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन ओनली एम्पावर्स द पार्लियामेंट कि आप खुद से बनाओ. तो दे ब्रॉट एन एक्ट, उस एक्ट के अंडर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना है. Then apart from that, the central government can also form joint administrative tribunals. And अगर स्टेट के भी बनाने हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है. ट्रिब्यूनल्स बेसिकली होते क्या हैं? सर आर्बिट्रेशन के लिए. वो तो जज जुडिशरी है ही. डिफरेंस क्या है? फॉर स्पेसिफिक मैटर्स. ओके, और क्या डिफरेंस है कोर्ट और ट्रिब्यूनल में? कोई कॉम्पोजिशन में डिफरेंस? हाँ सर, उसमें जरूरी नहीं है आपके पास जुडिशियल क्वालिफिकेशन हो. ठीक है, क्या हो सकता है उसमें? Expertise चाहिए. हाँ, तो उसमें मेन पर्पस यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है इसीलिए बनाया गया स्पेसिफिकली क्योंकि जो जजेस हैं दे डू नॉट लुक एट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल. सो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में हो सकता है कोई रिटायर्ड IAS या कोई ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बैठे होंगे, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड कि इफ आई हैव टेकन अ डिसीजन उसमें क्या चैलेंजेस फेस किए थे, तो मे बी दैट वाज अ जेन्युइन चैलेंज. वो ट्रिब्यूनल इसीलिए अलग से होते हैं. तो NGT होगा, उसमें भी कुछ आपके एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स बैठे होंगे. सो दैट इज व्हाट अ ट्रिब्यूनल इज. और इसमें यही चीजें याद ध्यान रखने वाली हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली फॉर्म्स द CAT और द स्टेट ट्रिब्यूनल्स और द जॉइंट ट्रिब्यूनल्स. सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, अपॉइंट सबको प्रेसिडेंट करता है. एंड इनकी या तो सेंट्रल होगा या स्टेट होगा. एंड दिस इज नॉट अ हायरार्की. ठीक है. एंड द अदर थिंग इज जो स्टेट वाले होंगे वो स्टेट सर्विसेज के लिए हैं. तो ऐसा नहीं है कि स्टेट सर्विस वाला फिर अपील करके बोलेगा कि मैं CAT में जाऊंगा, ऐसा नहीं है. सेंट्रल इज सेपरेट, स्टेट इज सेपरेट. देन देयर अपील ओरिजिनली ले विद द सुप्रीम कोर्ट. बट एल चंद्रा केस था, उसमें कोर्ट ने बोला कि नहीं, हाई कोर्ट को भी कर सकते हैं. सो ये एक एडिशनल फैक्ट है कि तो उसके बाद अपील करना, आप हाई कोर्ट के पास जाओगे फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे. पहले हाई कोर्ट नहीं था. देन 323B के अंडर सर मतलब स्टेट लेजिस्लेशन नहीं बना सकते हैं? नहीं, ओनली पार्लियामेंट बना सकते हैं. यस यस. जो 323B के अंडर अदर ट्रिब्यूनल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है. एंड उसमें हायरार्की होती है, हो सकती है उसमें हायरार्की. देन इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स, ये आपका आर्टिकल 262 के अंदर आता है. विथ अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फॉर्म्ड दिस ट्रिब्यूनल. कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू फॉर्म. एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेज कि आप सुप्रीम कोर्ट को लिमिट कर सकते हो, आपकी अगर मर्जी है तो. सो बेस्ड ऑन दैट दे केम आउट विद दिस एक्ट. और उस एक्ट में जो सेकेंड पॉइंट लिखा है बॉक्स में, इट कॉन्फर्स द पावर
अपॉन यूनियन गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एडहॉक ट्रिब्यूनल्स, ये उसमें वर्ड ऐड कर लो, एडहॉक ट्रिब्यूनल्स, सेकेंड पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूट एडहॉक ट्रिब्यूनल्स। पॉइंट नंबर 2 जो है इसमें सर कॉन्स्टिट्यूट एडहॉक ट्रिब्यूनल्स, नहीं सेकेंड पेज पे सबसे ऊपर है पॉइंट 2। देन इसके जो शेड्यूल्स की बात करें, जो जुरिस्डिक्शन है, इट कम्स अंडर दी स्टेट लिस्ट ऑल्सो एंड यूनियन लिस्ट ऑल्सो, बट यूनियन लिस्ट में सिर्फ इंटर स्टेट वाले रिवर्स हैं। देन जो ये बिल है इसकी प्रोविजंस आपको देखनी है, जिसमें मेंशन्ड है दैट वी हैव अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी जिसको टाइमलाइन ऑफ 1 ईयर है। देन वी हैव अ सिंगल ट्रिब्यूनल, तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि एडहॉक ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं एज ऑफ नाउ, बट द न्यू बिल सेज दैट देयर विल बी ओनली वन परमानेंट ट्रिब्यूनल होगा एक, उस वो अलग से अपने जो जैसे जैसे डिस्प्यूट्स आते रहेंगे उसके पास, वो अलग से उसको हैंडल करेगा, एडहॉक ट्रिब्यूनल्स नहीं बनाएंगे। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ डेटा बैंक एट द नेशनल लेवल। सेकेंड लास्ट पॉइंट है डेटा बैंक। सर एक ये भी याद करना है कि कौन से रिवर का डिस्प्यूट कौन कौन से स्टेट्स में है अमंग। यस यस। देन दी कावेरी मैनेजमेंट स्कीम, इसमें बस ये देखना है आपको कि एक अथॉरिटी है एंड ए कमेटी है, इसमें और कुछ याद करने का फर्क नहीं है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एन अथॉरिटी एंड अ कमेटी? कमेटी का काम रिपोर्ट बनाना होता है, सजेशन देना है, एडवाइस। एंड अथॉरिटी का अथॉरिटी तो वो डिसीजन ले सकती है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव। डिफरेंस क्या हुआ? वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती ना सर, सिर्फ रिकमेंड कर सकती है, सजेशन। ठीक है ठीक है। अदर थिंग कैन ऑल्सो बी कि कमेटी में जैसे यस वो रिकमेंडेशन देगी तो कमेटी वुड जनरली हैव एक्सपर्ट साइंटिस्ट एटसेट्रा, वो रिसर्च करके बता देंगे ये है। सो द अथॉरिटी विल डिसाइड एंड विल ऑल्सो इम्प्लीमेंट। तो इसमें भी वही है जैसे लिखा है नीचे कि द कमेटी विल कलेक्ट डेटा एंड इट विल क्रिएट एन एनुअल रिपोर्ट। Then we have the NCLT, National Company Law Tribunal. It is under Companies Act and it is related to winding up of companies. तो जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है उसके अंडर NCLT बनाया गया है। सर क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल बॉडी में क्या डिफरेंस होता है? ये आई थिंक मेनली ट्रिब्यूनल वाला ही फर्क है। सो इट विल हैव अदर एक्सपर्ट मेंबर्स ऑल्सो। अब इसमें भी कमेटी का नाम आ गया जस्टिस इराडी कमेटी। सो यू नोट दैट डाउन कि ये किससे रिलेटेड है, आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी से। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में डिफरेंस क्या है? Insolvent, you are not able to pay back money. बैंक्रप्सी, सो हाउ वी लुक एट दिस इज कि बैंक्रप्सी का मतलब है व्हेन ही द पर्सन डिफॉल्ट्स ऑन लोन तो उसको ही फाइल्स फॉर बैंक्रप्सी। पैसा लेके मत देना नहीं चाहता। नहीं, वो तो विलफुल डिफॉल्ट है। बैंक्रप्सी इज व्हेन द पर्सन डज नॉट हैव मनी नाउ, तो वो ही विल फाइल फॉर बैंक्रप्सी कि आगे कोर्ट को बोल देगा कि मेरे को डिक्लेयर कर दो मैं बैंक्रप्ट हूँ और मैं नहीं पैसे दे सकता। सो देन द कोर्ट गोज फॉर सम रेजोल्यूशन। जो एनसीएलटी का पर्पज है कि वो उसकी बैंक उसको एप्लीकेशन देंगे कि इसको आप डिक्लेयर कर दो बैंक्रप्ट, एंड द एनसीएलटी देन गोज टू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो ये एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको ये इंसॉल्वेंसी की काम करना आता है। सो व्हाट डू वी मीन बाय इंसॉल्वेंसी इज, पहले एक होगा रेजोल्यूशन प्रोसेस, दिस हैज टू बी एक्सेप्टेड विद इन 180 days।
आईबीसी जो है वो ये बोलता है कि रेजोल्यूशन प्रोसेस आप बनाओगे एंड उसको विद इन 180 डेज आप अप्रूव करोगे. अगर वो नहीं होता है अप्रूव, अगर ये इसको नो कर दिया सबने, देन यू विल गो फॉर इंसॉल्वेंसी विच इज इक्वल टू लिक्विडेशन. प्रॉपर्टी बेच सकते सो रेजोल्यूशन में क्या होगा, दे विल से कि इसका हम लोन जो है 100 रुपीज का उसको 90 कर देते हैं, 80 कर देते हैं, किसी और को सेल कर देते हैं. सो फॉर इंस्टेंस भूषण स्टील वेंट बैंकरप्ट, सो उसका लोन कुछ कम करके इट वाज सोल्ड टू टाटा स्टील. टाटा स्टील ने बोला मैं सब इसको संभाल लूंगा अब से एंड इसका जो लोन है मैं पे कर देता हूँ. तो वो रेजोल्यूशन प्रोसेस था दैट गॉट एक्सेप्टेड क्योंकि टाटा स्टील वाज अग्री टू बाय दैट. अगर वो फेल हो जाता, सर मतलब टाटा स्टील को किस बेनिफिट के, मतलब इज देयर एनी कंडीशन दैट टाटा स्टील विल बाय द लोन? वो उनकी मर्जी है. इफ दे सी कि मुझे फायदा हो रहा है बिजनेस वाइज तो वो उसको बाय कर टेक लेंगे. ओवर कर लेते हैं. एक तरह से टेक ओवर हो गया. एंड क्या हो जाता है, हाँ. सो इफ दिस फेल्स 180 डेज के बाद किसी ने नहीं खरीदा या आपके पास कुछ रेजोल्यूशन नहीं ले पाए, देन इट गोज फॉर इंसॉल्वेंसी कि आप भूषण स्टील को बस बेच दो. उसके जो भी एसेट्स हैं, मशीन्स हैं, प्रॉपर्टी है, वो बस अब बेच दो सबको. सर पर्सनल प्रॉपर्टी और द कंपनीज प्रॉपर्टी. सो ये फर्क है. इंसॉल्वेंसी मीन्स फाइनल लिक्विडेशन. बैंक्रप्सी जस्ट इज द फर्स्ट प्रोसेस व्हेन यू आर नॉट एबल टू पे. सो आईबीसी कोड भी ये आपको पता होना चाहिए. आईबीसी कोड, इसकी क्या प्रोविजंस है वो भी पता होना चाहिए. Then we have the National Appellate Tribunal for Electricity, is not that important. उसके बाद we have the National Green Tribunal. So this is also statutory body. सर एपेलेट ट्राइब्यूनल और ट्राइब्यूनल में डिफरेंस क्या होता है? ट्राइब्यूनल एपेलेट जो भी होगा वो एक उसको अपील जाएगी. सो एनजीटी जो है उस पर आपने अच्छा जो आप एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी है जैसे, सो विल हैव सम बॉडी वन. आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई, फर्स्ट यू विल गो टू दिस, देन देयर विल बी एन एपेलेट ट्रिब्यूनल या एपेलेट बॉडी होगी. इसके डिसीजन से आप हैप्पी नहीं हो, देन यू विल फाइल एन अपील टू दिस. और एपेलेट का डिसीजन फाइनल होगा और कैन वी गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? जनरली इसका फाइनल लिखता तो यही जाता है कि दिस इज द फाइनल एंड बाइंडिंग डिसीजन, बट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैव जुडिशियल रिव्यू, तो अब यू कैन ऑलवेज गो देयर. तो फॉर इंस्टेंस इवन इन रिवर वाटर डिस्प्यूट्स इट सेज दैट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट हेयर द केस, बट फिर भी ट्रिब्यूनल के अवार्ड के बाद भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं. सो इस पे कुछ लिमिट है नहीं. लिखा तो हमेशा ये जाता है कि इट इज बाइंडिंग, बट ऐसा लिमिट नहीं है. सो एनजीटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इसमें एक्सपर्ट्स हैं मेंबर्स में. सो इट ऑल्सो हैज 10 एक्सपर्ट्स एंड 10 जुडिशियल मेंबर्स. इसकी लिमिट होती है 10 से 20 एक्सपर्ट्स के बीच में होगी. वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करती है कितने होंगे. एंड वी ऑल्सो नीड टू नो कि एनजीटी का हेड कौन है. सो सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस. सो वी हैव नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसका हेड कौन होता है? रिटायर्ड सीजेआई ऑफ इंडिया. तो वही आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए एनजीटी में कौन है. देन इसकी कुछ आप एक्ट्स लिख लो विच कम अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ एनजीटी. वी हैव दी वाटर ब्रैकेट्स में प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन ब्रैकेट क्लोज्ड. Prevention and Protection of Pollution Act. Then we have a Water Cess Act. Then Forest Conservation Act 1980. Then वही air, फिर Prevention and Protection of Pollution Act 1981. Then Environment Protection Act 1986.
1980 यस, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये सारे एक्ट्स के अंडर एनजीटी डिसीजन ले सकता है। देर आर 2 more acts which are not the jurisdiction of NGT, that is Wildlife Protection Act 9। इसके अंदर है। नहीं, ये अलग है। इन दो एक्ट्स की जुरिस्डिक्शन नहीं है एनजीटी के पास। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1927। 27। तो इन दोनों एक्ट्स की जुरिस्डिक्शन नहीं है एनजीटी के पास। प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एंड इवन मेंस के लिए दिस कैन बी अ सजेशन दैट ये 2 एक्ट्स भी उसकी जुरिस्डिक्शन में आने चाहिए। तो आपको कोई और डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क प्रीलिम से रिलेटेड। सर एक चीज, एक वो पार्लियामेंट के चैप्टर में बिल्स का लैप्सिंग जब वो रहने दो, वो छोड़ दो, सर उसके क्वेश्चन नहीं आते। वो नहीं आता है और वो बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग है वो, हर बार याद करते हैं भूल जाते हैं। नहीं, वो रहने दो। वो मतलब किसी तरीके से उसको रट सकते हो, कुछ फॉर्मूला बना के तो लिख लो एंड एग्जाम से पहले रिवाइज हो पाए तो ठीक है, बट उसको छोड़ दो। और सर इसमें जो पार्लियामेंट के चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कोई डाउट? सब आता है। देखो आता है या नहीं आता है। सर इसमें मोशंस सारे आने चाहिए। नहीं, वही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। एक बार दिखा दो, हम देख लेते। सो मैंने तो नहीं, ये सब नहीं करने हैं, बस आपको प्रिविलेज मोशन है, एडजॉर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन और मोशन ऑफ थैंक्स और सेंश्योर मोशन है बस। एक सर ये भी इसमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा लोकसभा में है कौन सा राज्यसभा। वो याद करना पड़ेगा, वो तो रखना पड़ेगा। उसी तरह कमिटीज भी हैं, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कुछ कमेटी है। 4 कमेटी तो वो तो तीन तो फाइनेंस वाली याद करने की मैंने, और एक कंसल्टेशन कमेटीज याद की। हाँ, और कंसल्टेटिव और एक और है वो याद करना है। सर जो कैबिनेट कमेटीज वाला चैप्टर है उसमें जो कमेटीज वगैरह लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है ना। डिपार्टमेंट Committees का? स्टैंडिंग कमेटीज भी जस्ट जनरल कॉम्पोजिशन। हाँ, उसमें कौन सी कमिटीज है चैप्टर मुझे ऐसे याद नहीं। मैं उसमें लिखे, लेकिन उसमें एक चैप्टर है जिसमें सिर्फ कैबिनेट कमेटीज है। नहीं, वो याद जरूरी नहीं है। जैसे कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स ये सब, नहीं अपॉइंटमेंट नहीं है सर, बेसिकली उनके फंक्शन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जैसे, ये जरूरत नहीं है। बेसिकली मेंस फॉर सर। हाँ, वो मेंस के लिए भी जरूरी नहीं है इतना। वो आपकी जनरल वही है, जैसे क्या होता है। की एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, इधर वेरी स्मॉल चैप्टर। नहीं, ये सब नहीं जरूरी। नहीं। सो यही मैं इनको नहीं, ये जरूरत नहीं। सो इसमें से ये देखना होगा ना कि कौन पीएम हेड करता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं, ये जरूरत नहीं है। चैप्टर छोड़ दिया पूरा ये जरूरत नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो, कोई गारंटी नहीं रह सकती। हाँ But- मतलब हाँ, हमारा देख पर्पस यही है दैट वी हैव अ वेरी फोकस्ड प्रिपरेशन। हमने लेक्चर इसी से स्टार्ट किया था। आप जितनी लोगों से डिस्कशन करोगे दे विल ट्राई टू डेविएट यू। आपको लोग बोलेंगे नहीं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो कैसे छोड़ दिए। एंड तो हमारे को अपनी एफर्ट्स जो है वो कंजर्व करके रखनी है, सो दैट वी पुट इट ओनली इन दोज एरियाज विच आर हाईली प्रोबेबल। हो सकता है इसमें से इस साल आ जाए एंड फिर सब लोग बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड फिर 5 साल तक कुछ ना है। सो
इस पे अभी तक नहीं आ रहा है एंड दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही बात हो गई कि आपके स्टेट सर्विस वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। सर और इसके अलावा एनसीईआरटी से कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं स्पेसिफिकली? फॉर पॉलिटी हाँ for politics. सी आई हैव नॉट रेफर्ड दी एनसीईआरटी, तो मैं उसके बारे में मुझे नहीं पता होगा, वो आप देख सकते हो, मुझे पता नहीं है उसमें चैप्टर्स कैसे हैं, तो आई वुड नॉट बी द राइट पर्सन फॉर दैट। सर ये पार्लियामेंट्री फोरम्स नहीं, अगेन आई डू नॉट नो दिस। फालतू के चैप्टर ऐड किए हुए हैं सर जो नए इसमें हैं। ये आप मेरे हिसाब से आप जब खुद देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसे ही है। कल क्वेश्चन मतलब कल ये था, मतलब कल पढ़ना था, ये टारगेट में था, और इसके क्विज में तो क्वेश्चन थे। ठीक है, नहीं टेस्ट सीरीज में हो सकता है आपके क्वेश्चंस हों, वो जितना उसमें है बस वो आप याद कर लो, एज आई सेड टेस्ट सीरीज रिवाइज कर लो, लेकिन खुद से वो चीज़ ना करो, खुद से आप वही करो जो आपको लग रहा है कि यही आता होगा क्वेश्चन में, उसमें फाइनल पेपर में ये सब नहीं आएगा। एंड सर एक ये तरीका भी हो सकता है कि जनरल ओवरव्यू ले लो क्या है बेसिकली, कि थोड़ा आइडिया होना चाहिए, जैसे अब हर एक कमेटी और हर एक फोरम का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप ओवरव्यू रख सकते हो। ओवरव्यू मान लो आपने आज चैप्टर पढ़ लिया, बट आई डोंट नो अबाउट यू, बट फॉर मी टिल द टाइम आई डू नॉट रिवाइज इट, वो मेरे लिए जीरो हो जाता है। 10 दिन बाद मैं सब भूल जाऊंगा जब तक कि मैं उसको रिवाइज ना करूं। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द ओवरव्यू, यू विल रीड द ओवरव्यू नाउ, देन यू हैव टू रिवाइज इट 3 टाइम्स कि आपको वो ओवरव्यू याद रहे। तो वो एफर्ट आपकी 3 बार जा रही है। तो अगर आप वो कर सकते हो, इफ यू हैव दैट मच टाइम, देन यू कैन डू इट, बट अदरवाइज वो मत करो। आप में से कितनों का फर्स्ट प्रीलिम्स होगा? आपने पहले दिया तो सेकंड अटेम्प्ट होगा, आपका फर्स्ट है। तो जैसे आपका सेकंड है तो आपके पास कुछ नोट्स जो होंगे वो आप पहले पढ़ चुके होंगे एक बार शायद फर्स्ट बार में, तो आपके लिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो सकता है। बट जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो आप सारे नोट्स ही फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो आप टाइम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ और करने का। इवन सेकंड अटेम्प्ट में भी इतना टाइम नहीं होता, पिछले वाले ही पूरे नहीं होंगे नोट्स, तो उसी को स्टिक करो जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है करने की। एक सर स्टेट लेजिस्लेचर का कंपोजिशन ऑफ काउंसिल भी हर बार रिवाइज करना पड़ता है। उसमें आप एक ये ध्यान रख सकते हो, मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि वही थोड़ी रटने वाली चीज़ है, मैंने तो लास्ट प्रीलिम्स जून में ही पढ़ा था, तो अब तो कुछ याद नहीं है ठीक से। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कि कितने नॉमिनेटेड हैं और कितने वो उस टाइप से। सो व्हाट यू कैन डू इज आप इसको डिवाइड कर लो 1/3 1/3 एंड 1/3, ठीक है। ये शायद गवर्नर नॉमिनेट करेगा, आप इसको करेक्ट कर लो। 1/3, अच्छा 1/3 will be from local bodies, 1/3 will be from school teachers and students, 1/3 from local, 1/3